हेलो गाइज़, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्ट 3। तो पार्ट 2 तक आपने मैंने आपको जो चीज़ें बताई थी, कुछ एक सिग्नल्स का हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, तो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं बस। तो ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि कभी भी आपके पास रेक्टेंगुलर सिग्नल आए तो उसका एरिया निकाल लो, एस से ओमेगा विड्थ बाई 2। अब मैं यहाँ से आपको एक चीज़ नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ नहीं सिखाऊंगा। वो क्या थी कि एक प्रॉपर्टी सीखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी सीखेंगे। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का नाम होता है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग, ठीक है। टाइम स्केलिंग का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर वो एक्स ऑफ ओमेगा है, तो ये कहता अगर आपने टी की जगह ए टी पुट कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो उसकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर चेंज आएगा, जो भी आपके पास पहले आंसर आ रहा था उसको 1/mod a से मल्टीप्लाई करना है, और जहाँ जहाँ पे भी ओमेगा वहाँ पे ओमेगा बाय ए पुट कर देना। तो इसको कई बार टाइम स्केलिंग या फिर फ्रिक्वेंसी, देखो फ्रिक्वेंसी भी स्केल हो रही है, तो टाइम स्केलिंग या फ्रिक्वेंसी स्केलिंग दोनों तरीके से बोल सकते हो। तो प्रॉपर्टी देखो, अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये एक्स ऑफ टी है, मैं कोई नया सिग्नल ले लेता हूँ जो एक्स ऑफ ए टी के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स ऑफ ए की जगह 2 ले लेते हैं, ठीक है, एक्स ऑफ ए की जगह चलो ए ही कंसिडर करते हैं फिलहाल, ए टी। तो आपको पता है जब एक्स ऑफ टी का ऐसा ग्राफ है तो ए टी का ग्राफ कैसा आएगा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास ए, अब डिपेंड करेगा कि ए 0 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है छोटा है, तो मैं मान लेता हूँ ए की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं। तो अगर आपके पास एक्स ऑफ टी ऐसा, तो एक्स ऑफ ए टी, आपको पता है जब यहाँ पे टी को अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम एक्स से डिवाइड करना पड़ता है। तो जब आप डिवाइड करोगे तो सिग्नल आपको इतना दिखाई देगा, माइनस टी बाई ए से लेके टी बाय ए तक, और इसकी वैल्यू कितनी है? ए। अभी भी तो बचा, लेकिन अभी भी अगर आप सिग्नल को ध्यान से देखो, कैसा सिग्नल है? रेक्टेंगुलर सिग्नल है, तो हमें इसके डायरेक्ट ट्रिक पता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट ट्रिक कितना आ जाएगा? एरिया देखो, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ तो एरिया कितना आ जाएगा? 2, ठीक है, 2t बाई ए इंटू कैपिटल ए एस ए ओमेगा विड्थ बाई 2। अब इसकी विड्थ कितनी है? इसकी विड्थ है 2t बाई ए, ये तो इसकी विड्थ होगी, उसको 2 से डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हो फाइनली आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 280 बाई ए एस ए ओमेगा, और ये आ गया टी बाई ए। तो अब अगर एक चीज़ नोटिस करो, ओमेगा ए बाई टी ऐसे लिख लो उसको। एक चीज़ नोटिस करो आप, अगर आपके पास एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था, एरिया कितना था इसका? 280, ठीक है। अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये था, तो जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हो इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के आगे 1/a से मल्टीप्लिकेशन हो गया, 1/a से, और जहाँ जहाँ पे भी ओमेगा था वहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे पहले क्या आंसर था? एस ए ओमेगा टी था, विड्थ बाई 2 मतलब टी था। तो नया आंसर क्या है? नया आंसर ये। तो आप देख रहे हो जहाँ जहाँ पे ओमेगा वहाँ ओमेगा बाई ए बन गया, और बाहर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था 1/a आ गया। अब एक चीज़ नोटिस करो, आप चाहे ए की वैल्यू -2 भी पुट करते हैं ना, अगर यहाँ पे -2 पुट करते तो ये वाला पार्ट इधर आया था, लेकिन ये जब आप इसका एरिया निकालते तो उसमें तो ए की वैल्यू 2 ही आती है ना। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? मोड ऑफ ए। मतलब इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ए की वैल्यू नेगेटिव ले रहे हो पॉजिटिव ले रहे हो, जो बाहर जो सिग्नल एम्पलीट्यूड जो मल्टीप्लाई होएगा वो मोड ए से ही मल्टीप्लाई होएगा, चाहे आपका ए नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है। बट हाँ, अगर आपके पास ए नेगेटिव हुआ तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जरूर यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, अगर ए नेगेटिव हुआ तो, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ए ऑफ टी करने से ये आपके पास टाइम स्केलिंग अगर करते हो तो फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। चलो, तो इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट सिग्नल के ऊपर, जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अब देखो इधर जरा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि अगर एक्स ऑफ टी का नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, इसका यूज से भी हम कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, बट पहले हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। इसका क्या मतलब है? सपोज आपके पास एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा था। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं एक्स ऑफ ओमेगा के अंदर कुछ शिफ्ट कर देता हूँ, जैसे आपने -ω0 कर दिया, सपोज अगर आप यहाँ पे माइनस करोगे ना, जैसे यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग था, तो आप जब एक साइड में शिफ्टिंग करते हो ना, दूसरी साइड एक एक्सपोनेंशियल टर्म जनरेट हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे ω0 से माइनस कर रहे हो तो दूसरी साइड के अंदर एक एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगी जो फंक्शन ऑफ टाइम रहेगी, JT,
ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शन ऑफ ओमेगा थी, क्योंकि ओमेगा वाली साइड ओमेगा वाली साइड क्या हुआ था, एक्सपोनेंशियल जनरेट हुआ था, तो जे ओमेगा आ गया था। और ये टी नोट क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल जनरेट हुआ वो टाइम साइड में हो तो एक्सपोनेंशियल जे टी, लेकिन जो कांस्टेंट आएगा, देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना बस। इसके अंदर जो नेगेटिव होता है, जो साइन यहाँ पे होता है वही साइन का एक्सपोनेंशियल जनरेट होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला। बट इसके अंदर अगर आप यहाँ नेगेटिव शिफ्टिंग करोगे तो पॉजिटिव ओमेगा नोट आएगा। और अगर मैं यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा नोट कर देता तो एक्स ऑफ टी के साथ जो इम्पल्स एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता है वो होता है नेगेटिव साइन के साथ, जे ओमेगा नॉट टी, ऐसे इस तरीके से। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करके क्या करूँगा, साइन कोस ओमेगा, सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है कोस ऑफ ए टी हमें, या कोस टी ले लेते हैं, सिंपल कोस टी पुट करते हैं, कोस टी। तो अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, तो आप बता सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ इसके साथ। इसको मैं ऐसे पुट करूँगा, एक्सपोनेंशियल जे टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जे टी डिवाइड बाई टू, ठीक है, डिवाइड बाई टू। अच्छा, इसके लिए आपको 1 का चाहिए। अभी नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे, सॉरी, अभी इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी याद रखो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो होती है आपके पास कौन सी, डुअलिटी प्रॉपर्टी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से काफ़ी रिजल्ट आएंगे, डुअलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, बन गया। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर आपके पास एक्स ऑफ टी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा गेट के लिए। तो ये ब्रह्मास्त्र, ये कॉन्वोल्यूशन और एक प्रॉपर्टी आएगी पार्सिवलेशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, मतलब ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो एक्स ऑफ टी अगर कोई सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो ये कहता अगर आप यहाँ पे टी पुट कर देते हो ना, इस सिग्नल के अंदर कैपिटल एक्स वाले में टी पुट कर देते हो, तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, समझ रहे हो, एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, यहाँ पे ओमेगा की जगह टी पुट करके उसको टाइम डोमेन का सिग्नल बनाया, उसका आप फर्दर फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने गए तो ये सेम सिग्नल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे टी की जगह क्या पुट करोगे, माइनस ओमेगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2 पाई के साथ। तो दिस इज द ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। कि द्वारा बता देता हूँ, एक्स ऑफ टी का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है और इस एक्स ऑफ ओमेगा के अंदर अगर आपने ओमेगा की जगह टी पुट कर दिया तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो ये सिग्नल आ जाएगा, बस टाइम की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा, जहाँ टी था वहाँ माइनस ओमेगा आ जाएगा, और 2 पाई से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा रोल है। फॉर एग्जाम्पल इसका रोल कहाँ पर समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इसका यूज़ करके ना, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं, 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब एक चीज़ नोटिस करो, या तो आप कन्वेंशनल वे लगाओ, कन्वेंशनल वे वही पुट करो इसको 1 को, और आंसर आएगा आपके पास, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अभी देखना कैसे यूज़ करना है। जब भी आपको डुअलिटी यूज़ करनी होती है ना, पहले आप ये सोचा करो कि 1 की जिसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकालना है और आपको पता है कि आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी लगानी है, जिसका भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है और आपको पता है कि आपने डुअलिटी प्रॉपर्टी लगानी है, तो आपने क्या सोचना है, आपने ये सोचना है कि ये जो 1 है ना वो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहले तो। और मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है, तो आप ये सोचो वो किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है। तो 1 किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, डेल्टा टी का। तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, 1। अब मैं क्या करूँगा, 1 को इधर लिखूँगा और इसमें जहाँ जहाँ पे भी ओमेगा है वहाँ टी पुट करूँगा। अब इसमें तो ओमेगा नहीं है तो टी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी इस टाइम के अंदर था वहाँ क्या पुट कर दोगे, माइनस ओमेगा, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 पाई से। उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 पाई से। तो और आपको पता है डेल्टा वाला जो सिग्नल होता है ये इवन फंक्शन होता है, तो आप प्लस करो या माइनस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, 2 पाई डेल्टा ओमेगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर 5 होता तो 5 टाइम, अगर 1 का इतना है तो 5 का कितना आ जाएगा, 10 पाई डेल्टा ओमेगा। ये तो आपको डुअलिटी प्रॉपर्टी के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल नंबर 1 था, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड आउट करना है, सपोज आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ 2/1 + t²। इसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो अगर आप नॉर्मल वे यूज़ करोगे ना, आप इस इंटीग्रल को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आप देखोगे आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन करके कन्वेंशनल वे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर तो आ गया। फिर तो क्या करेंगे बताओ। तो मैं क्या करूँगा,
इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं ये सोचूंगा कि भाई ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का। ऐसा कोई सिग्नल आपने देखा है इस टाइप का? बिल्कुल देखा है। देखो अगर मैं ये मैंने क्या बोला कि आप चेक करोगे इस टाइप का एक्सप्रेशन किसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आता है। ये देखो, ये लिखा भी पड़ा है यहाँ पे, ये देखो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, इसी जैसा है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये सिग्नल पुट कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह 1 है, तो मैं सीधा क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इसको सोल्व करने के लिए, मैं सिग्नल एज्यूम करूँगा एक्सपोनेंशियल माइनस मोड टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है बताओ? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने ए की जगह 1 पुट कर दिया। तो मैं इसको लेफ्ट में ले आता हूँ, तो 2 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? बस यहाँ पे जहाँ टी है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस ओमेगा, और 2 पाई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो और ये माइनस का तो प्लस बन जाएगा, आपको पता है ये माइनस का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मोड के अंदर है। तो आप देख रहे हो 2 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा, 2 पाई टाइम्स एक्सपोनेंशियल माइनस मोड ओमेगा। और अगर आप इसको नॉर्मली सोल्व करने जाते तो आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाओगे, आप चेक करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है, डन है यहाँ तक। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं डुअलिटी प्रॉपर्टी के बाद। इसका यूज़ देखो, इसका यूज़ कहाँ पे आएगा? अब डुअलिटी और इसका मतलब डुअलिटी, इसका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का यूज़ कहाँ पे आएगा? कोस वगैरह के, कोस हो गया, साइन हो गया, इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपने सोल्व करने। तो सपोज मुझे कोस ओमेगा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए। मान लो आपको दे रखा है कोस ऑफ ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी मतलब कोई नंबर होएगा यहाँ पे 1 2 3 कुछ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने निकालना है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपने क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस सिग्नल को पहले मैं कन्वर्ट करूंगा। देखो एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आएगा? अब आपको पता है, अब आपको क्लियरली पता है 1 का ट्रांसफॉर्म पता है क्या? बताओ 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर मेरे पास आंसर 1 होता, मतलब 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर निकालना होता तो क्या आंसर आता? 2 पाई डेल्टा ओमेगा। लेकिन आपके पास 1 नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंशियल जे ओमेगा नॉट टी, ये है। तो आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा? देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, 1 के लेफ्ट साइड में एक टाइम डोमेन का सिग्नल मल्टीप्लाई हो गया, मतलब एक्सपोनेंशियल, मतलब दूसरी साइड में क्या करनी पड़ेगी आपको, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो जब आपके पास यहाँ प्लस वाला होता है तो शिफ्टिंग किससे करता है, नेगेटिव से। तो और ये शिफ्टिंग का काम करता है ओमेगा नोट, ये शिफ्टिंग का काम करता है। फिर अगर मैं एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा नोट टी निकालता उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालोगे आएगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नोट। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा नोट, दोनों को ऐड करके, क्योंकि आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी पता है कि अगर आप दो सिग्नल को अलग अलग ऐड करके उनका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या हो जाता है, अलग अलग ऐड हो जाता है, अगर टाइम डोमेन में वो अलग अलग ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो इधर भी ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अगर मैं 1 + 2 करता हूँ, 1 + 2 करता हूँ और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो लेफ्ट साइड के अंदर तो बन जाएगा कोस ओमेगा नॉट टी, और राइट साइड के अंदर क्या आएगा, देखो इन दोनों को ऐड करोगे, पहले तो 1/2 बाहर है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 पाई कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल सही। उसके बाद 2 पाई कॉमन, अंदर क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो यहाँ से ये क्या समझे आप, देखो ये हट गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई टाइम्स। तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर प्लॉट करना चाहूँ, तो अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करना चाहूँ तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सपोज आपके पास ओमेगा एक्सिस है, तो आप देख रहे हो अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू, ये इम्पल्स कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इस इम्पल्स की जो एरिया अंडर द कर्व है वो पाई है, लेकिन ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ओमेगा नॉट पे। तो सपोज यहाँ पे ओमेगा नॉट था, तो यहाँ पे एक इम्पल्स आ जाएगी पाई के साथ ओमेगा नॉट के ऊपर, और ये इम्पल्स कहाँ पे आएगी, माइनस ओमेगा नॉट पे, यहाँ पे आ जाएगी माइनस ओमेगा नॉट पे, कितने के साथ, पाई के साथ। तो ध्यान रखना है यार, कोस का ओमेगा नॉट टी की फॉर्म में, अगर आपके पास होता कोस ऑफ 2t, तो इसके साथ इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर 2 इम्पल्स बन जाते, कहाँ पे, एक ओमेगा = 2 पे और एक ओमेगा -2 पे। अब एक चीज़ देखो, मैंने आपको बोला था कि या तो आप मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, या तो आप x ऑफ ओमेगा लिखो, या फिर अब इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपने याद कर ली ऑलमोस्ट। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि कई बार तो हम लिखते हैं x ऑफ ओमेगा और कई बार लिखते हैं हम x ऑफ f, तो दोनों में फ़र्क है। मैंने बोला था कि कोई फ़र्क नहीं है, बट एक ही सिग्नल है जहाँ पे इनके लिखने के अंदर फ़र्क आएगा, और वो सिग्नल कौन सा है, डेल f, कि आपके पास डेल ऑफ ओमेगा
ये इक्वल नहीं होता डेल ऑफ एफ के। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ओमेगा है वहाँ पे एफ लिख दो, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर्टी याद होगी। आपको याद है डेल ऑफ टी, सॉरी डेल ऑफ ए टी, डेल ऑफ ए टी ये बराबर था आपके पास 1/mod ए डेल ऑफ टी के। बिल्कुल सही। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको डेल ऑफ ओमेगा को क्या मैं डेल ऑफ 2πf लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 1/2π डेल ऑफ एफ आ जाएगा, डेल ऑफ ओमेगा। तो ध्यान रखना डेल ऑफ ओमेगा और डेल ऑफ एफ दोनों बराबर नहीं है। डेल ऑफ ओमेगा 1/2π डेल ऑफ एफ के बराबर है। तो सिर्फ यही सिग्नल है जहाँ पे आपको कुछ फर्क नजर आएगा कि आप एफ की नोटेशन अलग रखोगे, ओमेगा की नोटेशन अलग रखोगे। एक चीज़ और देखो, डेल ऑफ टी का, यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 और 1 का कितना था 2π डेल्टा ओमेगा। अब मैं डेल्टा ओमेगा की वैल्यू एफ की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, एफ की फॉर्म में, तो डेल्टा ओमेगा तो इसके बराबर है। तो आप देखोगे 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो आएगा डेल ऑफ एफ। क्यों? क्योंकि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू 1/2π पुट करोगे, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, डेल ऑफ एफ आ जाएगा। तो कई लोग ऐसे याद रखते हैं डेल ऑफ टी का 1 का डेल ऑफ एफ, ऐसे याद रखते हैं, ईजी रहता है। तो अच्छा, सेम चीज़ इसका इफेक्ट सेम यहाँ पे भी आएगा, इस एक्सिस के ऊपर सेम यहाँ पे भी आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर मैं इसको इस तरीके से एफ की फॉर्म में लिखना चाहता, तो अगर मैं इसको एफ की फॉर्म में लिखना चाहता तो मैं कैसे लिखता? देखो, तो देखो ध्यान से, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार। अगर कोस ओमेगा नॉट टी को, ठीक है, अगर इसको एफ की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ये तो किसकी फॉर्म में है? ओमेगा की फॉर्म में। अगर हम एफ की फॉर्म में सॉल्व करते तो कैसा आता? तो पॉइंट ये देखो, अभी हमने सॉल्व किया कोस ओमेगा नॉट टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था वो कितना था? पाई, ठीक है, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ये था। तो इसकी जो हाइट थी वो पाई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना कोस का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखोगे ओमेगा की फॉर्म में, उसकी हाइट पाई आएगी और जो जहाँ पे ये वैल्यू ओमेगा नॉट रहेगी वहाँ पे इम्पल्सेस आ जाएंगे। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सिस एफ है, ये आपने एक्स ऑफ ओमेगा को लिखा ना, हम एक्स ऑफ ओमेगा नहीं, हम एक्स ऑफ एफ चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ से 2π बाहर निकाल दो, तो आप देखोगे अगर आप 2π बाहर निकालोगे तो 1/2π तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेल्टा के अंदर आपको पता है डेल्टा ओमेगा को 1/2π डेल्टा एफ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ माइनस एफ नोट प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नोट, ऐसा बनेगा। अब अगर आप देखो यहाँ से तो इसका एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है 1/2 डेल ऑफ एफ माइनस एफ नोट, ठीक है, प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है, देखना बहुत कंफ्यूज करती है लास्ट में जाके, ठीक है। तो अब मैं अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म प्लॉट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसके अंदर कंपोनेंट देखूंगा, अब मैं प्लॉट करूँगा एक्स ऑफ एफ को और विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्वेंसी, तो आप देख रहे हो दो इम्पल्सेस आएंगे, एक एफ नोट पे और एक माइनस एफ नोट, एक एफ नोट पे एक माइनस एफ नोट पे। लेकिन इस बार हाइट कितनी आई 1/2, समझ रहे हो, इस बार हाइट कितनी आई 1/2, मतलब हाइट मतलब ये एरिया अंडर द कर्व कितना दिखाई दे रहा है आपको 1/2। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो कोस का जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। वहाँ पे आपको कई बार कन्फ्यूजन होएगी कि आप पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 1/2 के साथ, ठीक है, डन है। चलो, तो ऐसे आप साइन का कर सकते हो, जैसे मैंने कोस का सोल्व किया ऐसे आप साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म सोल्व कर सकते हो। कोस साइन के फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या बनेगा, साइन को पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखो, ठीक है। साइन को क्या करेंगे हम लोग, जैसे आपको सपोज फाइंड आउट करना है साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, आपको फाइंड आउट करना है साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो इसको लिखूंगा मैं 1/2j, ठीक है, ध्यान रखना 1/2j, आगे क्या आएगा एक्सपोनेंशियल j ओमेगा नॉट टी माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा नॉट टी, ये आ जाएगा। तो आपको पता है 1/2j तो बाहर है, अगर मैं यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो इसका कितना आ जाएगा 2π डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और इसका कितना आ जाएगा -2π टाइम्स, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट। तो 2π तो बाहर आ गया, तो आप देख रहे हो बन जाएगा π/j 2π बाहर आ गया और दो इम्पल्स आ जाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इम्पल्सिस कहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँ, तो अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो आप देखोगे एक्स ऑफ ओमेगा को अगर मैं प्लॉट कर रहा हूँ एक्स ऑफ ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, तो एक इम्पल्स आ रहा है ओमेगा नॉट पे, सीधा इम्पल्स ऐसे, हाइट कितनी है π/j, ठीक है,
और ओमेगा नॉट पे, और ये इम्पल्स कहाँ पे आएगा, माइनस ओमेगा नॉट पे, लेकिन उल्टा आएगा, देखो ध्यान से, क्यों, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, हाइट वही रहेगी पाई बाय जे, लेकिन कहाँ पे आ जाएगा, माइनस ओमेगा नॉट पे, और ये हाइट इतनी रहेगी लेकिन यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये आ रहा है ना बोर्ड पे, हाँ। तो डन है यार। यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट सिग्नल जो थे, हमने कौन कौन से सिग्नल सीख लिए, हमने डुअलिटी प्रॉपर्टी सीख ली इस वीडियो के अंदर, उसके बाद साइन ओमेगा नॉट टी, साइन ओमेगा नॉट टी, कोस ओमेगा नॉट टी, इनके हमने क्या कर दिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म सीख लिया। डीसी सिग्नल वन का हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म सीख लिया। अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल जो आपने देखा होगा, एक और इम्पोर्टेंट सिग्नल जो होता है हमारे पास क्या, यूटी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया। अब एक चीज़ नोटिस करो, क्या मैं u ऑफ टी को 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम टी लिख सकता हूँ? ut जो होता है ना वो 1/2 प्लस 1/2 सिग्नम टी होता है। देखो ध्यान से, सिग्नम टी ऐसे होता है 1 और यहाँ पे -1, ये सिग्नम टी है। ये कौन है, सिग्नम टी, सिग्नम टी। अब 1/2 लगा दोगे तो ये हाइट 1/2 आ जाएगी, ये 1/2 आ। अब इसके अंदर एक डीसी सिग्नल ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, डीसी सिग्नल जिसकी हाइट कितनी है, 1/2 है। ये हाइट ऐड कर दी। आप देख रहे हो राइट साइड के अंदर तो ये 1/2 ऐड हो गए 1 बना देगा, और लेफ्ट साइड के अंदर एक -1/2 है, एक +1 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे अल्टीमेटली आपको ये यूटी का सिग्नल दिखाई देगा, ठीक है, ये आपको यूटी का सिग्नल दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूँ तो u ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म का ऐड। अब देखो 1/2 का कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स 2 पाई डेल्टा ओमेगा, क्योंकि आपको पता है 1 का कितना होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा, प्लस 1/2 सिग्नम ऑफ टी का थोड़ी देर पहले निकाला था 2 डिवाइड बाई जे ओमेगा। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर आप सोल्व करोगे तो यू टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना होता है, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। इस चीज़ को आप क्या करना, ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है u ऑफ टी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, पाई डेल्टा ओमेगा प्लस 1/j ओमेगा। और अदरवाइज मैं आपको बता देता हूँ ये इनडायरेक्ट वे है, दिस इज द इनडायरेक्ट वे, क्योंकि हमने सिग्नम टी का इनडायरेक्ट वे के अंदर सोल्व किया था। अगर आप डायरेक्टली सोल्व करोगे तो यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कभी भी पॉसिबल नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे पास अभी तक जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए सारे के सारे क्या थे, कुछ मतलब इंपॉर्टेंट सिग्नल थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट सिग्नल थे सारे के सारे, इन्हीं सिग्नल्स का वो यूज़ करेगा। तो जब हम गेट के क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कैसे कैसे क्वेश्चन। एक सिग्नल और रहेगा फाइनल, एक सिग्नल और बच गया, वो भी लिख देता हूँ, गॉसियन पल्स। एक सिग्नल बच गया गॉसियन पल्स, तो इसका याद ही रख लेना, ठीक है, नहीं तो इसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे टाइम लगेगा। एक्सपोनेंशियल -at², ठीक है। सपोज ये कोई सिग्नल है, इसको गॉसियन पल्स बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड गॉसियन पल्स, या गॉसियन सिग्नल लिख दो फिलहाल के लिए, गॉसियन सिग्नल। अगर मैं इसको लिखूं तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है सेम होता है, बस आपने क्या करना है, अंडर द रूट पाई बाय ए, ठीक है, अंडर द रूट पाई बाय ए, ये जो ए था यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल -ω² डिवाइड बाय 4a, इसको याद रखना। टी स्केयर की जगह ओमेगा स्केयर आ गया, इसको तो आप याद ही रखना, ठीक है, इसको याद ही रखना तो अच्छा रहेगा। अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू 1 पुट करूँगा सपोज, तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल -t² का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, अंडर द रूट पाई एक्सपोनेंशियल -ω² बाय 4। और अगर मैं t की फॉर्म में लिखना चाहूँ इसको, सॉरी f की फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल -t² का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा तो आ जाएगा अंडर द रूट पाई एक्सपोनेंशियल माइनस, देखो ओमेगा को लिखोगे 2 पाई f का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। तो मतलब अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो आप f की फॉर्म में या जैसे भी इसको लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। तो ये गॉसियन पल्स का भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या रखना है, याद रखना है इसको, और आप इसको प्रूव कर सकते हो खुद से ही, ठीक है। इसमें कोई इतना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप नॉर्मली इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा, बट टाइम वेस्टिंग है। तो हमारा एम ये है कि कम से कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा सीखें। तो इसको याद रखना, एक्सपोनेंशियल -80² का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या दिखाई देगा, अंडर द रूट पाई बाय एक्सपोनेंशियल -ω² डिवाइड बाय 4a, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी मैं वो प्रॉपर्टीज़ डील कर लेता हूँ, फिर फाइनली हम गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला था, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलो लिखे प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। तो सपोज आपके पास दो सिग्नल है x1t और उसका कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो आप किसी सिग्नल x2t के साथ, तो इन दोनों का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो इन दोनों, अगर ये कोई सिग्नल मान लो मैं y और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ जाए, तो अगर आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, x1 ओमेगा और x2 ओमेगा को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ध्यान रखना, एक डोमेन के अंदर कॉन्वोल्यूशन, दूसरे डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। टाइम डोमेन के अंदर अगर आपने कॉन्वोल्यूशन किया तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसको बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। एक होता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दो सिग्नल x1t और x2t, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो अगर ये दो सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपके पास इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा 1 बाय, मैंने आपको बताया एक डोमेन के अंदर मल्टीप्लिकेशन, दूसरे में कॉन्वोल्यूशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, दूसरे में कॉन्वोल्यूशन कर देना। तो इनका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा वो क्या आएगा, x1 ओमेगा कॉन्वोल्यूशन विद x2 ओमेगा। कॉन्वोल्यूशन से एक चीज़, जितनी बातें मेरे को याद आ रही मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर सिग्नल है, सपोज ये दे रखा है -2 से 4, -2 से 4, और इसका आपको कॉन्वोल्यूशन करना है, इसका आपको, और इसकी हाइट दे रखी है 2, ठीक है, और इसका आपको कॉन्वोल्यूशन करना है। ये सिग्नल दे रखा है -1 से 5 सपोज, या 8 7 6 लगा लेते हैं, -1 से 6। तो और आपको ये x1t है, ठीक है, ये x2t है। अगर आपको इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है तो कॉन्वोल्यूशन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इस कॉन्वोल्यूशन के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। ध्यान रखना, जब भी दो रेक्टेंगुलर पल्स कॉन्वोल्यूट करेंगे तो एक ट्रेपेजॉइड बनाएंगी। ट्रेपेजॉइड की शेप आपको पता है ऐसे इस तरीके से होता है। तो आपने क्या करना है, ट्रेपेज जो आंसर आएगा इनका कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा, आपने लोअर लिमिट को ऐड करना है। देखो -1 -2 कितना आ जाएगा, -3 सपोज यहाँ पे आ गया, फिर 4 और 6 10 आ गया, सपोज यहाँ पे 10 बन गया। तो ये तो होता है कॉन्वोल्यूशन की लोअर लिमिट ऐड हो जाती है, अपर लिमिट भी ऐड हो जाती है। आपने देखना है इनमें से लोअर विड्थ किसका है, जैसे आप इसकी देख रहे हो, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी विड्थ है 6 और इसकी विड्थ कितनी है 7, ठीक है। आप देख रहे हो इसकी विड्थ -2 से 4 6 है, इसकी -1 से 6 7 है। तो जो लोअर विड्थ है ना, आपने 6, देखो लोअर विड्थ कितनी है 6, तो आपने यहाँ से 6 आगे चलना है। तो -3 से 6 आगे चलोगे तो कहीं यहाँ पे पहुँचोगे 3 पे, कहीं यहाँ पे पहुँचोगे 3 पे, और 10 से 6 पीछे हो, जितना आगे गए उतना पीछे हो, तो यहाँ पे पहुँचोगे 4 पे। सिर्फ इतने टाइम के लिए सिग्नल कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद आपने क्या कर देना है, उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ये -3 बहुत दूर बन गया, सपोज यहाँ पे -3 था, ठीक है, -3 यहाँ पे था, तो आप -3 से 6 आगे गए और यहाँ से पीछे आए, तो सिर्फ इतने टाइम के लिए सिग्नल कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद सिग्नल क्या आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। तो एक ट्रेपेजॉइड की शेप आएगी, ध्यान रखना हमेशा। और तो कॉन्वोल्यूशन ये ट्रिक होती है, डायरेक्टली ट्रिक होती है इसको सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन ही है, सपोज इसकी हाइट 3 दे रखी थी, इसकी हाइट 3 दे रखी थी, तो अब ये सिग्नल पूरा थोड़ी बन गया, आपने सिर्फ ये वाला एक्सिस प्लॉट किया। अब आपको ये हाइट भी चाहिए, ये इसको हाइट को मैं h मान लेता हूँ, इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ, h मान लेता हूँ, कि क्योंकि जब तक आप h नहीं बताओगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो इस हाइट को निकालने के लिए ना आपको इस लाइन का स्लोप पता चल जाता है। यहाँ से इस लाइन का जो स्लोप होता है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये इसकी जो स्लोप होती है, इसकी जो स्लोप होती है, यहाँ पे तो नेगेटिव के साथ आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप आएगी, ठीक है। बट स्लोप किसके बराबर आएगी, इन एम्पलीट्यूड, मान लो ये a1 है और ये मान लो a2 है, तो स्लोप किसके इक्वल आएगी, a1 इंटू a2 के। तो यहाँ से कितनी आ रही है स्लोप, 6 आ रही है। अब देखो आप, अगर इसकी स्लोप 6 है, इस लाइन की स्लोप 6 है, तो आप ये हाइट बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, देखो h परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस किसके इक्वल दे रखा है, ये देखो हाइट बाय बेस, ये आपको क्या दे रखा है, स्लोप होता है ना, ये वाला गैप डिवाइड बाई ये वाला गैप स्लोप होता है। और आप सब स्लोप देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये हाइट जो आएगी वो 36 आ जाएगी, ठीक है। ये हाइट कितनी आ जाएगी, 36। तो इस तरीके से आप कॉन्वोल्यूशन से मेरे को याद आ गया ये पॉइंट कि जो दो रेक्टेंगुलर सिग्नल जब भी कॉन्वोल्यूट करेंगे वो क्या बनाएंगे, ट्रेपेजॉइड बनाएंगे। और दो रेक्टेंगल विद सेम विड्थ, अगर सेम विड्थ के रेक्टेंगल हुए तो वो एक ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, देखो, क्योंकि ट्रायंगल क्यों बनाएंगे पता है, मैंने आपको बताया जो ये गैप होता है ना वो लोअर विड्थ के लिए आता है। मतलब यहाँ से अगर ये दोनों विड्थ सेम रहेंगी, मैं एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ -1 से लेके 5। अब ये दोनों विड्थ क्या हुई, 6 6, दोनों विड्थ 6 होगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ
यहाँ पे लोअर विड्थ को ऐड कर दूंगा, ये दिखाई दे रहा है ना वीडियो, हाँ ठीक है। तो लोअर विड्थ कितनी आ जाएगी -3, सपोज ये -3 आ गया, अपर लिमिट आ जाएगी 9, अपर 9 आ गया। अब आप 6 आगे चलो, तो यहाँ से 6 आगे चलोगे तो हम 3 पे पहुँचोगे, और यहाँ से 6 पीछे चलोगे तब भी 3 पे पहुँचोगे, तो कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, ये डायरेक्टली एक ट्रायंगल को बनाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना कि जब आपके पास रेक्टेंगुलर सिग्नल ऑफ सेम विड्थ अगर कॉन्वोल्यूट करेंगे तो वो एक ट्रायंगल को बनाएंगे, और अगर रेक्टेंगुलर सिग्नल ऑफ डिफरेंट विड्थ अगर कॉन्वोल्यूट करेंगे तो वो एक ट्रेपेजॉइड को बनाएंगे। दूसरी चीज़ कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड क्या होती है, सपोज आप कोई सिस्टम है, ये कोई सिस्टम है, इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स सपोज h दे रखा है, आपको यहाँ से सिग्नल आपने प्रोड्यूस कर दिया x, तो इसके जो आउटपुट होते हैं ना y, वो बराबर होती है x कॉन्वोल्यूशन विद h। तो अगर मैं इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूँ y ऑफ ओमेगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ x ऑफ ओमेगा इंटू h ऑफ ओमेगा। मैंने आपको बताया कि कॉन्वोल्यूशन अगर टाइम डोमेन में तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ से अगर h ऑफ ओमेगा की बात की जाए, h ऑफ ओमेगा, तो वो किसके बराबर होता है, आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म। देखो ध्यान से, ये आउटपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म है डिवाइड बाय इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिस्टम रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स, सिस्टम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, कुछ भी नाम दे दो। एक पॉइंट मुझे ये याद है कॉन्वोल्यूशन से, दूसरा ये एक और पॉइंट याद आ रहा है, वो क्या है, सपोज आपके पास कोई सिग्नल है x ऑफ टी, और उसकी कॉन्वोल्यूशन हो रही है ut के साथ। तो इस कॉन्वोल्यूशन को आप ऐसे सॉल्व करना है डायरेक्टली, -∞ से t x ऑफ टाउ डी टाउ, इसको इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को याद में रखना, अगर x ऑफ टी का ut के साथ कॉन्वोल्यूशन हो रहा है तो उसका दूसरा मीनिंग होता है कि उस सिग्नल को -∞ से t आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कई बार ऐसे इंटीग्रेशन होगी तो आप उसको कॉन्वोल्यूशन में ब्रेक कर लेना, कई बार ऐसे इंटीग्रेशन होगी तो आप उसको क्या करोगे, कॉन्वोल्यूशन में ब्रेक कर लोगे। तो एक इस पॉइंट को याद में रखना कॉन्वोल्यूशन के। तो कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड यही कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे डील की कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन से। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी के ऊपर, या उससे पहले एक प्रॉपर्टी और डील कर लेते हैं, पार्सेवल रिलेशन। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास पार्सेवल रिलेशन, पार्सेवल रिलेशन या पार्सेवल प्रॉपर्टी, जो भी आप बोलना चाहते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पार्सेवल रिलेशन में क्या होता है, ये कहता है आपको एनर्जी निकालनी सिग्नल की। तो अगर x ऑफ टी सिग्नल होता है, हम एनर्जी कैसे निकालते हैं, हम ऐसे सिग्नल की एनर्जी निकालते हैं। तो ये कहता है या तो आप ऐसे सोल्व करो, या फिर अगर आपको इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है ना, तो आप वहाँ से भी एनर्जी निकाल सकते हो। कैसे, ऐसे, उसको ये इंटीग्रेट कर दो 1/2 पाई -∞ से ∞ मोड ऑफ x स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। तो दोनों एनर्जी के ही इक्वल हैं। तो ये होता है पार्शियल रिलेशन, कि चाहे आप टाइम डोमेन में एनर्जी निकालो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनर्जी निकालो, दोनों सेम आएंगी। और दूसरी चीज़, अगर आपको यहाँ पे f लिखना है तो इस 2 पाई को मत लिखना, मतलब यही चीज़ किसके इक्वल होती है, -∞ से ∞ x ऑफ ओमेगा का मोड का स्क्वायर इंटू डी एफ। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये 2 पाई f से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे 2 पाई f पुट करोगे तो 2 पाई बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल रिलेशन था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। गेट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है पार्शियल से। ठीक है, इसका बहुत मतलब किसी ना किसी क्वेश्चन में पार्शियल रिलेशन आप यूज़ करोगी, कभी भी पेपर उठा के देख लेना गेट का। उसके बाद कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी क्या है, सपोज आपके पास x ऑफ टी को सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा है। तो कहता है अगर मैं x ऑफ टी का स्टार करता हूँ, कॉन्जुगेट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका भी कॉन्जुगेट करना पड़ता है, और यहाँ पे ओमेगा की जगह -ओमेगा पुट करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना। और चीज़ यहाँ से क्या डिस्कस करने वाली है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आपके पास कोई सिग्नल है x ऑफ टी, ठीक है, इसके साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे हम लोग। सपोज आपके पास कोई सिग्नल है x ऑफ टी, और x ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, ध्यान देना, x ऑफ टी एक रियल सिग्नल है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बनेगा वो बनेगा x ऑफ ओमेगा। ठीक है, वो बनेगा x ऑफ ओमेगा। और x ऑफ ओमेगा जो होता है ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। कैसी आएगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। अगर x3 रियल हुआ तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। कॉम्प्लेक्स के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका रियल पार्ट, ठीक है, एक होता है उसका रियल पार्ट, और एक होता है उसका इमेजिनरी पार्ट, ऐसे ही कोई भी सिग्नल होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है उसका इवन पार्ट, आपको पता है ना किसी भी सिग्नल को ऑड और इवन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उसका होता है ऑड पार्ट। तो एक चीज़ ध्यान में रखना,
और एक और बात बताता हूँ खास, ये जो रियल पार्ट होता है ना, ये प्रॉपर्टी होती है इसका, जो रियल पार्ट होता है ना ये इवन होता है, आप चेक करना कभी भी। और ये इमेजिनरी पार्ट होता है ना, ये ओड होता है हमेशा, ये हमेशा ओड होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है कि इसका जो रियल पार्ट है ना इस कॉन्जुगेट का, वो इसकी वजह से आता है, इसके इवन पार्ट की वजह से। ये इसका सिग्नल किसी रियल पार्ट का, कोई रियल सिग्नल है, उसका जो इवन पार्ट होता है वो उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर रियल पार्ट को ही क्या करता है, सॉरी, इसका जो इवन पार्ट होता है, रियल सिग्नल का इवन पार्ट, वो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को कंट्रीब्यूट करता है, और ये ऑड पार्ट किसको कंट्रीब्यूट करता है, इमेजिनरी पार्ट को। तो कई बार ना आपको ऐसे देगा कि सिग्नल रियल है प्लस इवन है, तो बताओ फोरियर ट्रांसफॉर्म, अब देखो रियल है और इवन है, तो रियल का तो ये बनना था, उसके बाद सिर्फ इवन है, ओड पार्ट नहीं है, तो ओड पार्ट नहीं तो ये पार्ट उड़ा दो, तो क्या बचा, सिर्फ रियल पार्ट प्लस इवन। तो रियल प्लस इवन सिग्नल क्या आ जाएगा, रियल प्लस इवन आ जाएगा, रियल प्लस इवन आ जाएगा। कई बार बोलेगा सिग्नल रियल है और ओड है सिर्फ, तो इवन पार्ट हट जाएगा, तो इवन पार्ट छोड़ देना, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन कैसा दिखाई देगा, इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट जीरो हो गया, प्योरली इमेजिनरी प्लस ओड, ऐसा दिखाई देगा। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखना, इस चीज़ को याद रखना आप, ठीक है। तो बाकी जो भी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डील करेंगे। अभी के लिए थैंक यू, और प्लीज़ अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोगों के साथ शेयर करो जो भी आपके दोस्त हैं, ठीक है। थैंक यू।